मुझे तो हैरानी इस बात की है कि माँ जी यूं तो खुद एक औरत है, उन्होंने खुद जीवन भर साड़ी पहनी है, कम से कम उन्हें तो हमारा दुख दर्द समझना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो तो परंपराओं के नाम पर बस टॉर्चर कर रही है हम दोनों को। अरे पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ मैं आपको, जब देखो तब बस मोबाइल में यूट्यूब टुक टुक करते रहते हो। कभी पत्नी के साथ भी हंस बोल लिया करो। यहाँ सिर्फ खाना बनवाने और कपड़े दिलवाने के लिए लेकर आए थे मुझे। हाँ अरे भाग्यवान, क्या हो गया बताओ। ये लो, रख दिया मैंने फोन। शादी क्या हुई, ऐसा लगता है मैं तो हंसना मुस्कुराना ही भूल गई हूँ। इस घर में कोई हंसने बोलने वाला नहीं है मेरे साथ। दिन भर आपका इंतजार करो कि आओगी तो थोड़ी देर मुझसे बात करोगी, मेरा भी तो कुछ मन हल्का हो जाए। पर आप तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। औरतों की तो जिंदगी खराब है, पूरा दिन घर गृहस्थी में पीसो और इसके बाद कोई कदर करने वाला नहीं होता। अरे ऐसे कैसे कह दिया तुमने, तुम 3 औरतें हो। अरे घर में खूब गप्पे लड़ाया करो, ऐसे कैसे तुम अकेली हो गई। अकेली तो वो औरतें होती है जो पति के साथ घर में अकेली रहती है। यहाँ पर तो मम्मी है, भाभी है, दोस्ती बढ़ाओ सबके साथ। तुम्हारी मम्मी और भाभी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं हो सकती। आपकी मम्मी को तो सास बनने से ही फुर्सत नहीं है, वो मेरा दोस्त क्या बनेगी। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी तो अकेले दीवारों से बात करते करते ही बीत जाएगी। घर से बाहर दोस्तों से मिलने के लिए समय नहीं होता, और घर के अंदर इतना लंबा चौड़ा परिवार होने के बाद भी बिल्कुल अकेलापन है। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं अपने मन की बात कर सकूं। देवरानी की ये समस्या सुनने के बाद आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ छोटी बहू की समस्या है। अरे भाई, समस्या से तो उनकी सासू माँ और बड़ी बहू भी उतनी ही परेशान है, क्योंकि घर में सास, बहू, छोटी बहू, देवरानी, जेठानी सारे रिश्ते निभाने के लिए तो हर समय तैयार रहती है, लेकिन एक दूसरे का सुख दुख बांटने का इनके पास बिल्कुल समय नहीं है। मम्मी, शुक्रवार को मैं अपने ससुराल वालों को लेकर आपके यहाँ आ रही हूँ, आप तैयारी कर लेना। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू अपने सास ससुर और जेठ जेठानी को लेकर यहाँ आ रही है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। वो क्या है ना माँ, मेरे ससुराल वाले 2 दिन के लिए घर पर ही रुकेंगे, उसके बाद उनकी 4 धाम यात्रा की टिकट है, उसके लिए निकल जाएंगे। बेटी से फोन पर बात करने के बाद, अर्चना बहू, 2 दिन बाद भावना अपने परिवार को लेकर आ रही है। देखो, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुन लिया ना छोटी, तुम्हें तो वैसे भी जब तक नाम लेकर कोई काम ना कहो सुनाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हें बता देती हूँ कि भावना दीदी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है, तो बिना बहाना बनाए आकर रसोई में काम में लग जाना। वैसे भी माँ जी ने लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड दिया है, और इतना सारा खाना मुझसे अकेले नहीं बनने वाला। जेठानी के टोंट भरे अंदाज से कही गई बात देवरानी शालू को अंदर तक चुभ गई थी। ये मेरा नाम लेकर ऐसे ताना मारने का क्या मतलब है भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे भावना दीदी बस मेरी ननद है, आपकी कुछ नहीं। अरे उनके लिए कुछ भी बनाकर आप मुझ पर एहसान कर रही हो क्या? मुझ पर ऑर्डर चलाने से बेहतर होगा कि आप अपने कामों पर ध्यान दो। दोनों देवरानी जेठानी को तू मैं करते देख सास सविता का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अरे देवियो, बस करो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना ही आता है क्या तुम दोनों को? तुम दोनों बस दिन भर एक दूसरे के काम में कमी निकालती रहती हो। कान खोलकर सुन लो दोनों, क्या क्या बनने वाला है मैं अभी बता रही हूँ। एक सब्जी, पूड़ी, रायता, सलाद और छोले भटूरे बनाना। और हाँ, पूरा दिन नहीं है तुम्हारे पास, समय से सब तैयार कर लेना ताकि मेहमानों को समय से खाना दे पाऊं। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आज की कहानी एक ऐसे ससुराल की है जहाँ पर एक लंबा चौड़ा परिवार रहा करता है। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, कहने को तो घर में 4-4 महिलाएं हैं, लेकिन जाने क्यों वो सभी ही अकेलेपन की शिकार है। ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ जी, छोटी शहर जाने की तैयारी कर रही है? हाँ, तो इसमें इतना शोर करने वाली कौन सी बात है? छोटे का शहर से फोन आया, कह रहा है शहर में उसे बड़ी दिक्कत हो रही है, ना ठीक से खाना खा पा रहा है, ना कोई ख्याल रखने वाला है, इसीलिए छोटी को लेकर अपने साथ शहर जाएगा। अब छोटी वहां रहेगी तो कम से कम 2 टाइम के खाने की टेंशन तो नहीं रहेगी उसे। वाह माँ जी वाह, ये आपने बड़े पति की बात करी। देवर जी को अभी शादी किए हुए 1 ही साल हुआ है, 1 ही साल में उन्हें पत्नी की याद सताने लगी, और ये खाना नहीं खा पाते, तबीयत खराब है, ये सारे ना बहाने हैं बीवी को बुलाने के, और क्या।
एक हम है, शादी को 5 साल होने आए, लेकिन हमें शहर भेजने के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। खाना बनाने और खाने की दिक्कत बस देवर जी को होती है। हमारे बिट्टू के पापा क्या लोहे के बने हैं? मुझे तो आपने कभी शहर भेजने के लिए हामी नहीं भरी। अरे तो तुम दोनों को शहर भेज दूंगी तो मैं यहाँ के अकेले दीवारों पे सर मारूंगी। और भूल मत बड़ी बहू, यह घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी मेरे बाद तेरी है, इसलिए तू तो शहर जा ही नहीं सकती। इसलिए ये शहर जाने के सपने देखना छोड़ दे। और छोटी से तेरी क्या बराबरी है, उसकी अभी अभी शादी हुई है और मेरा छोटा भी तो शुरू से ही नाजुक रहा है, बाहर का खाना उसे हजम कहाँ होता है। इसलिए मैंने तय किया है कि छोटी बहू जाकर छोटे के साथ रहेगी और तू यहाँ गांव में मेरे साथ घर संभालेगी। माँ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है। अगर मैं अपने पति के बिना यहाँ गांव में रह रही हूँ तो छोटी को भी मैं शहर नहीं जाने दूंगी। या तो हम दोनों को आप बाहर भेजो, वरना ये भी मेरी तरह गांव में ही रहेगी। अरे भाभी, मैंने तो सुना था कि जेठानी बड़ी बहन की तरह होती है, लेकिन आप में तो बड़ी बहन वाले एक भी लक्षण ना है। अरे मेरे सुख से इतनी जलन। अगर मेरी जगह आपकी छोटी बहन होती तो उसके रास्ते में ऐसे ही कांटे बिछाती क्या? देख छोटे, तू ना इस घर की छोटी बहू है, इस नाते हर वो जिम्मेदारी और कर्तव्य जो मेरे माथे मढ़ा गया है उसकी आधी जिम्मेदारी तेरी भी है। बस अपना फर्ज निभाती रहे। तुझे तेरे फर्ज से पीछे नहीं हटने दूंगी मैं, चाहे जो भी हो जाए। मुझे तुम्हारी बहन बनने का कोई शौक नहीं है। देवरानी देवरानी होती है। जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद देवरानी को इतना समझ में आ गया था कि ससुराल में किसी से भी अपनेपन की उम्मीद करना बेकार है। एक औरत होकर ही अगर जेठानी उसकी स्थिति को नहीं समझ सकती तो किसी और से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी बहू, ये सर पर घूंघट क्यों हटा हुआ है? भूल गई कि तुम अपने ससुराल में हो। माँ जी, बहुत गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में सर पर घूंघट लेकर किचन में खाना बनाने से दम घुटने लगता है, इसलिए मैंने सर पर से पल्लू हटा दिया। और वैसे भी इस समय तो रसोई में हम दोनों देवरानी जेठानी के अलावा कोई और है ही नहीं। मुझे पहाड़ा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू। अगर कोई आएगा तो पहले क्या तुझे चिट्ठी डालकर आएगा? कोई रसोई में हो या ना हो, जो इस घर की परंपरा है उसे तुम्हें निभाना ही होगा। और गर्मी क्या आज पहली बार पड़ रही है? आज से पहले गर्मी नहीं देखी तुमने? थोड़ा सा गर्मी में खाना बना दोगी तो पिघल नहीं जाओगी। अरे हमने 30-30 लोगों का खाना बनाया इतनी गर्मी में। ससुर, जेठ, सास, किसी के सामने जो 1 इंच का भी घूंघट हमारे चेहरे से हटा हो। हमने तो खुद इतनी छूट दी हुई है तुम्हें कि भाई हमसे तो घूंघट करवा नहीं रहे, बस बाहर करना है। उतना करने में भी आफत आ जाती है दोनों देवरानी जेठानी को। ठीक ही कहता है, आजकल की लड़कियों को जितनी छूट दे दो ना उतना ही सर पर बैठने की कोशिश करती है। सास के जाने के बाद इतनी गर्मी में खुद तो सासू माँ पूरा दिन मैक्सी पहनकर घूमती है, तब भी हाय गर्मी चिल्लाती रहती है और हमसे चाहती है कि हम साड़ी पहनकर 24 घंटे सर ढककर रखें। अरे बहू को इंसान ही नहीं समझती है। सविताओं ने बहुओं पर हुक्म चलाकर अपना कर्तव्य निभा लिया था, लेकिन सास की बताई लंबी चौड़ी लिस्ट को तैयार करते हुए दोनों बहुओं को कई घंटे तक रसोई में पसीना बहाना पड़ा था। शाम के समय ननद अपने पूरे परिवार के साथ मायके पहुंच गई। दीदी, नाश्ता तो हो गया, अब ऐसा करिए आप सब लोग बैठिए, हम दोनों खाना लगा देते हैं। अरे भाभी, ऐसे कैसे? आप दोनों कब खाएंगे? अरे नहीं दीदी, आप खाइए ना अपने ससुराल वालों के साथ। सबको खिलाने के बाद ना हम सबसे लास्ट में खाएंगे। हमारी टेंशन छोड़िए। ऐसे कैसे भाभी? अच्छा ऐसा करो, अभी ना पहले सारे आदमियों का खाना लगा देते हैं, उसके बाद दोनों मम्मियों का खाना लगा देंगे और फिर हम तीनों लास्ट में खाना खाएंगे। बोलो कैसी रही? अरे नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा। आप बैठिए ना, हम सबका खाना साथ में लगा रहे हैं। हमारा क्या है, हमें तो आदत है। अरे भाभी, आप बस मेरी बात मानो, कुछ लेट नहीं होगा। ननद की बात मानकर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहले घर के सभी आदमियों का खाना लगा देती है। आदमियों को खाना खिलाने के बाद वो अपनी सास और ननद की सास का खाना भी परोस देती है। दीदी, मैंने कहा था ना आप खाइए। अब देखिए पूरियां खत्म हो गई है, सलाद भी खत्म हो गया है। ऐसा करिए आप और भाभी खाने के लिए बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरियां उतारती हूँ। अरे बेटा, इतना घबराने वाली क्या बात है? तुमने इतनी मेहनत करी, इतना सारा खाना बनाया, सबको खिलाया, अब तुम भी तो थक गई होगी ना? ऐसा करो, तुम तीनों खाने को बैठ जाओ और गर्मा गर्म पूरियां मैं उतारती हूँ।
अरे बहन जी, आप हमारी मेहमान हैं, आप क्यों बनाएंगी? आप चिंता मत करिए, छोटी बना लेगी। कैसी बात करती है बहन जी आप? बना तो वो लेगी ही, लेकिन हमें भी तो उसकी थकान और परेशानी को समझना चाहिए ना। इन्होंने सबके लिए भोजन बनाया, गर्मा गर्म परोस कर खिलाया। क्या इनका अधिकार नहीं कि इन्हें भी गर्म खाना मिल सके? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। पूरियां मैं बना रही हूँ, सलाद काट दो। बहू की बात सुनकर शांति देवी बड़ी बहू के साथ मिलकर खाना लगाने लगती है। बड़ी बहू, ये साड़ी तुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है, इसे तू ही रख ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है। बल्कि सच बताऊं तो आपके ऊपर सारी साड़ियां अच्छी लगती है। अरे बहन जी आप ही बताओ, बड़ी बहू इस साड़ी में अच्छी लग रही है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, ये साड़ी दरअसल है किसकी? अरे बहन जी, हमारे घर में ना साड़ी किसी एक की नहीं होती। एक साड़ी को हम तीनों सास बहू पहनते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा फप जाए वही रख लेता है, वरना तीनों बारी बारी से पहनते रहते हैं। दीदी, क्या आपकी सासू माँ आपके ससुराल में भी ऐसी आपके साथ रहती है, इतनी खुश मिजाज, अपने हाथ से बनाकर खिलाने वाली? भाभी, हम तीनों सास बहू देवरानी जेठानी बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और अपनी ईगो के लिए दूसरे को परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। माँ जी भी हमारी परेशानी को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए गर्मी आने से पहले ही हम दोनों को सूट सिलवाने के लिए कह देती हैं, ताकि हम गर्मी में परेशान न हो। अरे बाकी में बहुत अच्छी है सासू माँ। ना तो हमारी सास हम पर सास वाला रौब छाड़ती है, और ना हम बहुएं सास को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं। मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को खुले दिल से प्रेम करते हैं। साथ में शॉपिंग करने भी जाते हैं, मिलकर काम निपटाते हैं और बीमारी में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। बस इतना समझ लो भाभी, हंसी खुशी जीवन कट रहा है एक दूसरे के साथ, और प्यार से कब समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपकी जेठानी और सास आपको ताने नहीं देती, पॉलिटिक्स नहीं करती? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, और जेठानी और मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ननद की बातों ने दोनों भाभियों को हैरानी में डाल दिया था। कुछ देर बाद, माँ, क्या आप भी दोनों भाभियों की तरह मेरी सास के बर्ताव को देखकर हैरान हो? हाँ बेटा, पूछना तो मैं भी यही चाहती थी कि क्या वाकई समधन जी अपने हाथ से पकाकर तुम्हें खिलाती है? हाँ माँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। माँ जी हमें अपनी बेटियों की तरह मानते हैं, और सच बताऊं तो मैं आज अपनी जेठानी और सास को मायके लेकर भी इसीलिए आई हूँ, ताकि आप देख सको कि एक घर में तीन औरतें खुशी खुशी भी एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। जरूरी नहीं कि घर में तीन औरतें होंगी तो लड़ाई झगड़ा ही करेंगी। कुछ दिन पहले, स्नेहा बेटा कब आएगी तू? तेरी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, तेरे आने से ही तो घर घर लगता है, नहीं तो मुंह बंधे पड़े रहो अपने कमरे में। क्यों माँ, आपको कब से बात करने वालों की कमी होने लगी? दो दो भाभियां हैं, उनसे जी भरकर बातें किया करो ना। अरे बेटा, तेरी दोनों भाभियां क्या मेरे साथ बैठकर गप लगाएंगी? अरे सास सास होती है, बहुओं की मजाल क्या कि वो आकर साथ बैठे। वैसे भी दोनों की दोनों ना पक्की कलेशन है, बात बात पर बस कलेश मचाए रहती है। उनकी बात छोड़ बेटा तू। अरे मम्मी, अगर वो दोनों कलेश करती हैं तो आप तो समझदार हो, आप समझाया करो ना। घर का माहौल ऐसे बनने क्यों देती हो आप लोग? और छोटी भाभी को तो अभी आए हुए 1 साल हुआ है, इतनी जल्दी वो भी लड़ने झगड़ने लगी क्या? अरे बेटा तू छोड़ ना, कहाँ इन दोनों नालायकों के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रही है। तो ये बता, बस कब आ रही है तू? अब आप इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं बात करती हूँ आशीष से और फिर आपको बताती हूँ। मम्मी कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है, भाभी से बात करके देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। माँ की बताई बातों को समझने के लिए स्नेहा बड़ी भाभी को फोन लगाती है। कैसी हो दीदी, ससुराल में सब ठीक है ना? मेरे यहाँ तो सब ठीक है भाभी, आप बताइए वहाँ सब ठीक है ना? आप कैसी हैं? हाँ, वैसे तो सब ठीक ठाक है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी ना खाली खाली सा लगता है। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ में आने लगा था कि बात क्या है। जिस अकेलेपन से आप परेशान हो, उसी अकेलेपन से भाभी भी जूझ रही थी,
और वैसे कहते हैं ना, घर में चाहे लाख दौलत भरी हो, अगर संबंधों में मिठास ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आप ये तो जानती हो ना कि एक औरत अपने जीवन में रिश्तों की तमाम सीढ़ियां चढ़ती है। बेटी और बहन के बाद पत्नी, देवरानी, जेठानी, बहू, सास तमाम किरदार निभाती है, फिर भी कभी अपने ही किरदारों के साथ दोस्ती नहीं कर पाती। आप भी तो कल तक किसी की देवरानी थी, बहू थी, फिर आज अपनी बहुओं की समस्या पर आंखें कैसे मूंद लेती हो माँ? औरत होने के नाते आप तीनों सब कुछ बन गई, लेकिन दोस्त तो नहीं बन पाई एक दूसरे की। जिस दिन आप अपनी बहुओं से दोस्ती कर लोगी ना, ये अकेलापन आपको छोड़कर चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कहती है बिटिया। अपनी बहुओं की तकलीफ को तो मैंने कभी तकलीफ माना ही नहीं, कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, कभी प्यार से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई नहीं, साथ में बैठकर कभी बातें नहीं की। बस हमेशा अपने सास होने के गुरूर में चूर रही। जैसी राह मैंने दिखाई वैसी राह पर मेरी दोनों बहुएं चली। घर का माहौल ही ऐसा हो गया कि सब अपने अपने में रहने लगे। अगर अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, तो अभी भी अपने अंदर सुधार ला सकती हो। आप बदलोगी तो दोनों भाभियां भी अपने आप बदल जाएंगी। स्नेहा की बातों का माँ कौशल्या पर गहरा असर हुआ था। कुछ ही दिनों में कौशल्या निवास के रीति रिवाज बदल गए थे और अब वे तीनों सास बहू दोस्त बनकर खुशी खुशी साथ रहने लगी थी। अरे क्या यार मम्मी, आपकी बेटी आज फर्स्ट आई है क्लास में और आप पार्टी देने के लिए मुझे चौहान के ढाबे पर लेकर आए हो। आपको तो ना बस ढाबे पर खाना खाने का बहाना चाहिए होता है। अब किसी की शादी हो, एंगेजमेंट हो, बर्थडे हो, आपको बस चौहान का ढाबा याद आ जाता है। अरे बेटा, मुझे चौहान के ढाबे से नहीं बल्कि इसके ढाबे पर मिलने वाले खाने से प्यार है। अब तो खुद ही देख ले, बंदा आंख बंद करके भी बता सकता है कि कौन सा खाना टेबल पर आया है। ये खाने से आ रही खुशबू मेरा मूड बना देती है। इस खुशबू के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे मम्मी यार, एक से बढ़कर एक फूडी देखे मैंने दुनिया में, लेकिन आपका अलग ही चल रहा है। इन्हें ढाबे के खाने का क्रेज़ है, लोग 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं। मीनी की माँ अम्बा को ढाबे और हलवाई के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इतना कि उसे मौका मिल जाए तो वो हर रोज़ आकर ढाबे पर ही खाना खाए। किसी की शादी पार्टी होती तो अम्बा अगले दिन खाने के लिए भी टिफ़िन में सब्जी भरवा कर लेकर जाती, जिसके कारण उसका पति और बच्चे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते। लेकिन अम्बा वो तो जैसे अपनी आदत से मजबूर थी। हाय कान्हा जी, आपकी कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटा बेटी दोनों पढ़ाई में होशियार है और दोनों की नौकरी भी लग गई है। अब बस एक अच्छी सी बहू दिला दो, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। मम्मी, बहू तो आपको मिल ही जाएगी। अब आप भगवान जी से मांग ही रही हो ना, तो ये मांगो कि आपको आपकी पसंद की बहू मिल जाए जो बिल्कुल हलवाई जैसा खाना बनाना जानती हो, ताकि आपको शादी पार्टियों में जाकर टिफ़िन भरवा कर लाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी बहू रोज़ आपके लिए घर पर ही ढाबे वाला टेस्टी खाना बना दे। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, तूने बहुत सही आइडिया दिया। अब मेरे बाद तो यह घर अनंत की बीवी को ही संभालना है, और बहू चुनते समय ही अगर सावधानी बरती जाए तो मेरा आने वाला जीवन बड़ा सुख से बीत सकता है। तो बिल्कुल ठीक कहती है। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि उन्हीं लड़कियों का रिश्ता लेकर आए जिनके पिता हलवाई या ढाबे वाले हो। मेरी शादी हो रही है या मजाक चल रहा है? अब मेरी अनपढ़ हलवाई से शादी करोगे आप? अरे खाना खाना है तो आप बाहर जाकर ढाबे पर खा लो, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? अरे बेटा, ऐसा किसने कहा कि हलवाई की बेटी अनपढ़ होगी? अरे आजकल मॉडर्न ज़माना है, मजदूरी करने वाले भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हलवाइयों को क्यों तुम किसी से कम समझते हो? अच्छा पैसा कमाते हैं ये ढाबे वाले और हलवाई भी, उनके बच्चे कोई ऐसे वैसे नहीं होते। तू चिंता ना कर बेटा, तेरे लिए तो मैं हीरा चुन के लाऊंगी हीरा। तू सारी ज़िंदगी अपनी माँ को धन्यवाद बोलेगा। हर गुण में निपुण होगी तेरी पत्नी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं कि खाने को देखकर मुँह बिचकाती है। अब तेरी बीवी खुश होकर तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी तुझे, तब देखना कैसे माँ को याद करेगा। माँ, ये तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने ना मुझे नहीं लगता कभी सच होने वाले हैं। खैर, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अम्बा ने जल्दी ही अपने बेटे आनंद के लिए लड़की ढूंढने की कोशिश तेज़ कर दी। कुछ दिनों के बाद पंडित जी एक लड़की नताशा का रिश्ता लेकर उनके घर आते हैं। देखिए बहन जी, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ ना कि आप और आपका बेटा दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पंडित जी, तो देर किस बात की, जल्दी से खोलिए अपना पिटारा और दिखाइए लड़की की तस्वीर। जी हाँ बहन जी, ये देखिए ये लड़की है। लड़की का नाम है नताशा, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, M.Com तक पढ़ाई की है लड़की ने।
इतना ही नहीं, खाना बनाने में तो लड़की इतनी परफेक्ट है कि किसी होटल का शेफ़ भी फेल हो जाए। और इनके पिताजी शहर के जाने माने हलवाई हैं, बड़ी बड़ी शादी पार्टियों के ऑर्डर लेते हैं। ऐसा वैसा मत समझिएगा, बहुत अच्छा परिवार है, लेने देने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। आप समझिए पैसे वाली पार्टी है। अच्छा, तो हलवाइयों के पास इतना पैसा होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, तुम हलवाइयों को हल्के में ले रहे हो क्या? एक फंक्शन का 50,000 लेते हैं। अभी हमारे नाती का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, 50,000 रुपये दिए थे हलवाई को। नताशा घर में सभी को पसंद आ गई थी, और जब से अम्मा ने सुना था कि नताशा शहर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी तो जैसे कि मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। इसलिए बिना देरी किए अनंत की शादी नताशा से हो जाती है, और शादी के बाद नताशा अपने ससुराल आ जाती है। नताशा बेटा, देखो हम तो तुम्हें साफ साफ बता दे रहे हैं, खाने पीने के ना हम ना बड़े शौकीन हैं, और यही वजह रही है कि हमने तुम्हें देखकर एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। पंडित जी ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक़ है, तो बेटा बिना देर किए रसोई में जाओ और अपने हाथ का जादू चलाओ। भाई हम तो तरस रहे हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए स्पेशल खाना बना कर लाती हूँ। आप आज मेरी पहली रसोई का खाना खाकर उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं आप ये खाना। बहू नताशा खुशी खुशी रसोई में जाती है और लगभग 2 घंटे के बाद रसोई से बाहर आती है। मम्मी जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। नताशा की बात सुनकर उसके सास ससुर, पति, ननद सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही अम्बा खाने का ढक्कन खोलती है, खुशी से सभी के चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। क्या खुशबू है, खाने की खुशबू ने ही मेरा दिल जीत लिया। मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि ये छोले, मटर पनीर और पुलाव सब बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अरे मम्मी जी, आप खाकर तो बताइए, बिना खाए ऐसे कैसे? नहीं बेटा, तेरी सास ने ये बाल धूप में खड़े होकर सफ़ेद नहीं किए। अरे अनुभवी लोग हैं हम, खुशबू से बता सकते हैं कि खाने में कितना दम है। तू तो बस मेरी थाली में जल्दी से खाना सर्व कर दे, मैं तो आज जमकर खाने वाली हूँ। वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। नताशा ने भी खुशी खुशी सबकी थाली में खाना परोसा और सभी ने उंगलियां चाट चाट कर जी भर कर खाना खाया। मुझे लग रहा है मम्मी की बात एकदम सही थी। अरे भाई, तुम ऐसा खाना बनाओगी ना तो मैं तो रोज़ अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लूँगा, और फिर ये मेरी जो फिटनेस दिखाई दे रही है ना, इसकी जगह बड़ी सी तोन दिखाई देगी कुछ दिन में। अरे बेटा, बड़े भाग्य से मिलती है इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू है। और भाई मैं तो आज अपनी बहू को बढ़िया सा शगुन भी देने वाली हूँ। सास अम्बा बहू नताशा के बनाए खाने से बड़ी खुश थी, इसलिए वो शगुन में उसे सोने की बालियाँ और 11,000 रुपये देती है कुछ देर बाद। अरे बहू, खाना तो सबने खा लिया ना बेटा? हाँ मम्मी जी, खाना तो सब लोग खा चुके। तो फिर ये रसोई में इतना सारा खाना कैसे बचा हुआ है? कितना खाना बना दिया था बेटा? मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे 5-7 लोगों का खाना बनाने की आदत तो है नहीं। मैंने तो पापा से कम 30-35 लोगों का खाना बनाना ही सीखा है। अब उससे कम खाना बनाने से ना मेरा सारा रेशियो ही गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने 35 लोगों का खाना बना दिया है। अरे बेटा, इतना सारा खाना, मुझे लग रहा है मैं पूरे मोहल्ले में बांट दूंगी ना तब भी बच जाएगा। बेटा तू ऐसे खाना बनाएगी तब तो चल चुका हमारा घर है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, आज तेरा पहला दिन है, आज तेरी सारी गलतियाँ माफ़, लेकिन आगे से ख्याल रखना है। अगले दिन देख बेटा, अब जैसे तूने कल 30 लोगों का खाना बना कर रखा था ना, आज मत बनाना। अरे हम 5 लोग हैं घर में, तुम 5 लोगों का खाना बनाया करो। और देखो, कोशिश करोगी ना तो रेशियो वेशियो सब सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। अम्बा के समझाने के बाद भी नताशा के हाथ से रोज़ाना खाना ज़्यादा ही बनता, लेकिन खाने की खुशबू और टेस्ट इतना दमदार होता कि बेचारी अम्बा उसके आगे बहू से कुछ कह भी ना पाती। ऐसे ही रोज़ रोज़ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, हरियाली पनीर मसाला खाते खाते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद, अनंत बेटा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तू डॉक्टर के पास ले चल। हाय हाय, अरे कई दिन से ना हल्का हल्का दर्द था, मुझे लगा बदहज़मी होगी, नींबू पानी पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे मम्मी, आपको दर्द था तो पहले बताना चाहिए था। चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अम्बा डॉक्टर के पास जाती है।
जहाँ डॉक्टर उसे कई तरह के टेस्ट करने की हिदायत देते हैं। टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद अम्बा जी, आपको लीवर फैटी हो गया है। लीवर फैटी होने का मतलब समझती हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो ये सब डॉक्टरी भाषा समझ में नहीं आती, आप ही बताओ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तेल मसाला खा रही हैं, जिसने आपका लीवर बिगाड़ दिया है, बहुत बुरी असर की है लीवर पर। अगर आप चाहती है कि आपका शरीर बढ़ती उम्र के साथ आराम से चलता रहे, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट सुधारिए, हैं? बिल्कुल सादा खाना खाइए, बाहर का खाना जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। पूरी, पराठा, तेल मसाला समझ लीजिए ज़हर है आपके लिए। और इस उम्र में अगर एक बार आपका लीवर ख़राब हो गया ना, तो सुधारने के चांसेस भी बहुत कम है। और कर लीजिए ढाबे वाली से शादी, अपने घर को ही ढाबा बना कर रख दिया आपकी बहू ने। अरे मैंने तो कितनी बार कहने की कोशिश की है कि ये इतना तेल मसाले वाला खाना रोज़ रोज़ खाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस घर में कोई मेरी सुने तब ना। और मम्मी, इन सब में ना सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको कुछ होश भी है कि घर में क्या चल रहा है? रोज़ बड़े बड़े भगोने भर के सब्जी वेस्ट हो रही, क्योंकि आपकी बहू को तो 5 लोगों का खाना बनाना आता नहीं। उसको 5 लोगों का कहो तो वो 15 लोगों का खाना बना कर रख देती है। जितना आप लोगों से खाया जाता है आप खाते हो, और बाकी सारा बाहर जानवरों के आगे डाल देती हो। चाहे कोई भी सब्जी हो, सब्जी के अंदर तेल तो ऐसे तैर रहा होता है कि उसमें डूबकर आदमी स्नान कर ले। और इतने मसाले कि नुक्कड़ तक उनकी खुशबू महसूस होती है। इसमें ना कोई बहुत तारीफ वाली बात नहीं है मम्मी, कि आपकी बहू के हाथ के बने खाने से खुशबू 2 किलोमीटर दूर तक महसूस होती है। आप ये सोचिए ना कि उसने इतना मसाला डाला है तभी तो इतनी खुशबू आ रही है। इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर 20 लीटर तेल इस्तेमाल किया है नताशा बहू ने। 25,000 का राशन इस्तेमाल हो चुका है। और मसाले तो बहू ऐसे चट कर जाती है जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट। आज तो सिर्फ तुम्हारा लीवर खराब हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब हम सब हॉस्पिटल के अंदर ही नजर आएंगे। और फिर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उबला हुआ खाना मिलेगा। खाने की खुशबू सूंघकर बहुत आहा आहा करती हो ना, फिर खुशबू सूंघकर ही काम चलाना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई बेटा, माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी इस ज़ुबान के चस्के की कीमत मुझे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। कहाँ है बहू, बुलाओ उसे। मैं कह देती हूँ कि आज के बाद ये हलवाई वाला खाना अब और नहीं बनाना। लेकिन उससे कुछ और बनाना आता भी कहाँ है। नहीं नहीं मम्मी जी, आपसे किसने कहा कि मुझे इस हलवाई वाले खाने के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता? मुझे सब कुछ बनाना आता है। और हम अपने घर में रोज़ तला भुना खाना थोड़ी ना खाते हैं। अरे भाई, हलवाई भी अपने घर में तो सिंपल खाना ही खाते हैं। वो तो आपने ही शादी के पहले दिन ज़ोर देकर कहा ना कि आपको हलवाइयों वाला स्पेशल खाना खाने का बहुत शौक़ है, और मैं वैसा ही खाना बनाकर आपको खिलाया करूँ। इसीलिए मैं ऐसा खाना आपके लिए बना रही थी। तो ये सब जो तुम बनाती थी तुम नहीं खाते थे क्या? ऐसा खाना रोज़ रोज़ कौन खाता है? मुझे बीमार होने का शौक़ थोड़ी ना है। मैं तो अपने लिए बिना तेल मसाले वाला सादा खाना बनाती थी। ये सब तो मैं आपके लिए बनाया करती थी। बहू की बात सुनकर अब तो घर में सभी लोग अपना सर पीट लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बना लिया रसोई को ढाबा। अब तुम इसे फिर से रसोई बना दो, और मेहरबानी करके अब सादा खाना बनाना, ताकि मेरी तरह किसी और को अस्पताल के दर्शन ना करने पड़े। बेटा तुम ठीक तो ना? कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ भाभी, अचानक थाली हाथ से कैसे गिर गई? वो मैं, ये किसकी चिट्ठी आई है? अरे ये तो बनारस वाली मौसी जी है ना, उनके बेटे की शादी की चिट्ठी है। उनका न्योता आया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। पर हुआ क्या? तुम डर क्यों गई थी? तुम्हें क्या लगा क्या है इसमें? नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगी? वो तो बस थाली गर्म थी ना, तो मेरे हाथ से छूट गई, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं ये साफ कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं अनुज, तुम क्यों करोगी? मैं कर देती हूँ साफ। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए ना, थोड़ी देर आराम कीजिए। अरे चलो बैठो भी थोड़ी देर, आओ। यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें पता चल गया मेरे अतीत के बारे में तो नहीं नहीं, मैं अपने पति और ससुराल वालों की नफरत नहीं सहन कर सकती। अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है दिव्या? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं रसोई में जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन आराम से काम करना, कोई जल्दी नहीं है। जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्या मुझसे कुछ छुपा रही है? भैया, भाभी कुछ डरी डरी नहीं लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, शायद ज्यादा काम की वजह से थक गई होगी। सही तो है, माँ भी तो नहीं है 2 दिन से घर में,
तो उनका काम तो बढ़ ही गया है। माँ और पापा बस आज शाम को आने ही वाले हैं। चलो ये भी बढ़िया है। अनुज के हाथ की चिट्ठी देखकर दिव्या काफी घबरा सी गई थी, जो अनुज और आकाश को भी दिख रहा था, लेकिन दिव्या ने बात को टाल दिया। लेकिन कोई तो ऐसी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब दिव्या दिन को अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसका फोन बजता है। ये क्यों मुझे बार बार फोन कर रहा है? अकेला क्यों नहीं छोड़ देता मुझे? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? सुना है आज तुम्हारे सास ससुर जयपुर से शाम को वापस आ रहे हैं। मैं सोच रहा था उनसे मिल लेता हूँ, कुछ बताना था उन्हें मुझे। देखो ये धमकियां देना बंद कर दो अब। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे? अब रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता रहा तो सही ना। और तुमने हमारे रिश्ते के बारे में अपने ससुराल वालों को बताया कि नहीं भाई? तुम कहो तो मैं बता दूं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हमारे बीच में जो भी था सब खत्म हो गया है। तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बदनाम कर देता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। अब देखो शाम को आ रहे हैं ना तुम्हारे सास ससुर, कैसे मैं उनके कान भरता हूँ। तुम कुछ भी नहीं करोगे ऐसा, प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम, तो कभी तुम्हारी बहन मुझे धमकियां देते रहते हो। छोड़ दो मेरा पीछा प्लीज। इतनी आसानी से तो नहीं। हेलो हेलो। काश उस दिन मेरा रिश्ता इनके साथ ना जुड़ा होता। तो भाई साहब, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। लेकिन बहन जी, आपने अचानक यहाँ आकर दिव्या को अंगूठी पहना दी। हमने तो हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। अरे भाई साहब, अब रिश्तेदारों को तो बताते रहिएगा, लेकिन दिव्या हमारी हो गई। बहुत अच्छा बहन जी। अब हम शादी भी जल्दी कर लेंगे। दिव्या की अचानक सगाई के बाद रवि के घर वाले शादी की भी जल्दी कर रहे थे, और उसी बीच रवि की माँ और रवि खुद लेन देन को लेकर नई नई डिमांड्स पर उतर आए थे। आज ये कार मांग रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब इनके पास इतना पैसा है तो ये सब क्यों कर रहा है। उस दिन शीला बहन जी ना उनके रिश्तेदारों के लिए सोने के सिक्के मांग रही थी। इनकी डिमांड्स तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि ये परिवार हमारी दिव्या के लिए सही नहीं है। हमें ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही इन्हें मना कर देती हूँ। इन जैसे लालची लोगों के घर में हमारी दिव्या कभी सुखी नहीं रहेगी। दिव्या के पिता ने रवि और दिव्या की सगाई तोड़ दी और कुछ समय बाद अरोरा परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। दिव्या इस परिवार में काफी खुश थी, लेकिन उस पर से उसके एक्स ससुराल का साया हटने का नाम नहीं ले रहा था। शीला, उसकी बेटी रिया और रवि अक्सर दिव्या को धमकी देते कि वो उसका नाम खराब कर देंगे, और दिव्या इसी डर में जी रही थी। दिव्या चलो बाहर, माँ और पापा आ चुके हैं। जी चलिए चलिए। अपना घर अपना होता है, चाहे कितना भी घूम लो सच में। सो तो है जी। आप दोनों कैसे, मम्मी जी, पापा जी? हम ठीक है दिव्या, तुम कैसी हो बेटा? आपके बिना तो इसका मन ही नहीं लग रहा था माँ। अच्छा, वैसे दिव्या, मुझे तुम्हारी दोस्त मिली थी वहाँ। क्या नाम है उसका? रिया। हाँ, रिया नाम था उसका। रिया? उसने आपसे कुछ कहा क्या? कुछ गलत बोल रही थी क्या? थोड़ी सी अजीब तो थी। कह रही थी दिव्या जैसी दिखती है वैसी है नहीं, उसका एक राज जो उसने छुपा के रखा है, पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। मम्मी जी वो ऐसी ही है, और वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, बस मेरे साथ कॉलेज में थी। आप ना उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, शायद वो दिव्या से जेलस होगी माँ। हाँ, और नहीं तो क्या। मेरी बहू है ही इतनी सुंदर और सुशील कि हर कोई उससे जलता होगा। खैर जाने दो। पापा जी, मम्मी जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ चलो भाई, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? रिया के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों सोचने लगी उसके बारे में? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचते। अगर कोई बुरा कहेगा भी तो हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको इतना विश्वास है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। बस इसी बात का तो डर लगता है मुझे कि कहीं कभी मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया तो। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
दिव्या के मन का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसके एक्स ससुराल वालों की हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो बस उसे धमकी भरे फोन करते थे, लेकिन अब वो उसके ससुराल वालों से मिलने भी लगे थे। यहाँ दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या हुआ मम्मी जी, आप किसी चिंता में हैं क्या? क्या सोच रही हैं? पता नहीं, सुबह से किसी नए नंबर से फोन आ रहा है। बात करने पर एक ही बात बोल रहे हैं, कोई राज की बात बतानी है आपको। अरे माँ, कोई मजाक कर रहा होगा। अरे पर कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा बेटा, और ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? दिव्या, तुम्हें कुछ पता है क्या इसके बारे में? मुझे नहीं पता मम्मी जी इसके बारे में, मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन है और क्या राज की बात बताना चाहता है ये। अरे माँ छोड़ो भी, जाने दो। इनकी हिम्मत तो बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। हाँ, वही कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग मेरे ससुराल वालों के सामने आ गए तो नहीं, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, सब खराब हो जाएगा। दिव्या के एक्स ससुराल की हरकतें अब बढ़ती जा रही थी, इसलिए दिव्या ने अब अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा पूरा संसार खराब हो जाएगा। बेटा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही जाकर इनसे बात करूँगा, और अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। पापा प्लीज आप जल्दी से कुछ करिए, कहीं ये मेरे ससुराल वालों के सामने आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? इसे क्या जवाब देना है दिव्या? नहीं तो वो मैं ना बस यूं ही पापा से बात कर रही थी। अरे तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं, मैं क्यों आपसे कुछ भी छुपाने लगी। ठीक है, लेकिन देखो, अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान करे तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो, ठीक है? पापा प्लीज आप जल्दी कीजिएगा। दिव्या ने अपने पापा से बात तो कर ली थी, लेकिन फिर भी उसके मन का डर जाने का नाम नहीं ले रहा था, और उसका डर सच भी हो गया जब उसके एक्स ससुराल वाले दिव्या के ससुराल में आ गए। नमस्ते बहन जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, कौन है आप? आपकी बहू हमें अच्छे से पहचानती है, उसी से पूछ लीजिए आप। दिव्या, तुम इन्हें जानती हो? वो मैं ये क्या हुआ, आवाज बंद हो गई क्या बहू? बहू? ये आपकी बहू कैसे हो सकती है? ये तो हमारे घर की बहू है। आपकी तो बस कुछ ही वक्त पहले हुई है ना, हमारे साथ तो इसका पहले से रिश्ता था, फिर इसके पिताजी ने हमारे साथ रिश्ता तोड़कर आपके साथ करवा दिया। हाँ दिव्या बताओ, हमारी तो सगाई भी हो चुकी थी, हम साथ में घूमने भी गए थे बाहर, कितनी बार, जरा बताओ तो। दिव्या क्या बोल रहे हैं? अरे बताइए ना भाभी, आप चुप क्यों हैं? भाभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? अरे इसके पास कुछ होगा तो बोलेगी ना। मैं बताती हूँ बहन जी, इस लड़की का रिश्ता पहले मेरे बेटे के साथ हुआ था, फिर इसके पिता को लगा कि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अरे ये लड़की तो मेरे बेटे के साथ कितनी बार बाहर घूमने गई है, बताओ, उसके बाद आपके बेटे के साथ शादी कर दी। नहीं मम्मी जी, ये लोग। एक मिनट दिव्या, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज एक बार। दिव्या, माँ ने कहा ना चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, ऐसी लड़की कि जिसने इन्हें धोखा दिया हो। एक मिनट, आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी बहू है, और मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। हाँ, हमें हमारी बहू पर पूरा विश्वास है, हम बाहर वालों पर विश्वास नहीं करते। आज तो आप लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन अगली बार अगर हमारे घर के या मेरी पत्नी के आसपास भी दिखे ना, तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत कर दूंगा, समझे? पुलिस तो बाद में आपको देखेगी, उससे पहले तो मैं ही देख लूंगा। अभी आप खुद जाएंगे कि मैं आऊं आपको बाहर तक छोड़ने के लिए? पागल है ये लोग। रवि, रिया, चलो यहाँ से। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। दिव्या,
बेटा तुम इस घर की बहू और सदस्य हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? मम्मी जी, मुझे लगा आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी सगाई रवि से इसलिए टूटी थी क्योंकि वो लोग हमसे दहेज मांग रहे थे। दिव्या, तुमने और तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों से रिश्ता रखना ही गलत है, लेकिन हमसे छुपाना ये भी तो गलत है। आज के बाद वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं छुपाओगी। आप जैसे ससुराल वाले हो जो अपनी बहू पर इतना विश्वास करते हो, तो कोई भी लड़की कभी भी डर के साथ नहीं जिएगी। थैंक यू मेरे एक्स ससुराल से मुझे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। घर की बहुओं की लड़ाई रसोई की सामान तक तो आ पहुंची थी, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ से सरोज जी ने समस्या का समाधान कर दिया। अब रसोई में सामान की कोई कमी नहीं है। आइए जानते हैं कि अब सरोज जी की 3 बहुओं की एक रसोई में क्या होने वाला है। एक दिन सरोज जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बहन शोभा और तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, शोभा, शोभा, अरे बहुओं इधर तो आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है, जल्दी से आओ। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। वो और मेरे तीनों बेटे आज शाम तक घर आ जाएंगे। तुम सब मिलकर घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लो और उन चारों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो। चलो, मैं तुम तीनों की मदद करती हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, उनके सामने लड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं मौसी जी, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। तीनों बहुएं खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शाम को विनीता का पति वरुण, रेणु का पति राहुल, कोमल का पति कुणाल और अंत में सरोज जी के पति परमेश्वर सोमनाथ घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरोज जी और उनकी तीनों बहुएं बहुत खुश होती है। इस बार बहुत दिन लगा दिया आपने आने में। आप खुद तो चले जाते हो और मेरे बेटों को भी ले जाते हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है हमें काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ पेट पूजा भी कराओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। विनीता बहू, रेनो बहू, खाना लगा दो। तीनों बहुएं मिलकर खाना लगा देती है। घर में लोग ज़्यादा हो गए और रसोई एक ही है, तो बहुएं कोशिश करती है कि घर की किसी सदस्य को शिकायत का कोई मौका ना मिले। विनीता ने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। विनीता, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? हाँ अभी लाई। विनीता सबको नाश्ता दे देती है, लेकिन शोभा नाश्ता नहीं करती। अरे मौसी जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हाँ शोभा, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा दलिया नहीं आया अभी तक। वरुण बेटा, क्या है ना, तुम्हारी मौसी ये सब पराठे, ब्रेड, मक्खन नहीं खाती, ये सिर्फ दलिया खाती है। विनीता बहू, जाओ दलिया ले आओ। ओ माँ जी, मैं तो दलिया बनाना भूल गई। वो सबके लिए नाश्ता बनाना था न, तो याद ही नहीं रहा। विनीता, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? जब मौसी जी के लिए दलिया बनाया ही नहीं तो सुबह से रसोई में कर क्या रही हो? रहने दो बेटा, आज मैं यही सब खा लूँगी। एक दिन ये खा लूँगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं मौसी जी, आपके लिए दलिया ही बनेगा। रेनू, अगर विनीता भाभी भूल गई थी तो तुम्हें तो याद था ना, तुमने क्यों नहीं बनाया? मौसी जी हमारे घर की मेहमान है, उनका खास ध्यान रखना है तुम्हें, समझी? कोमल, तुम कहाँ थी सुबह से? जब दोनों भाभियों ने नहीं बनाया था तो तुम नहीं बना सकती थी? जाओ मौसी जी के लिए दलिया बना कर लाओ। रेनू और कोमल रसोई में जाती है और मौसी जी के लिए दलिया बनाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। तब सोमनाथ रेनू से कहते हैं, रेनू बहू। जी पापा जी। क्या कर रही हो बेटा? सबके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी देना है 1 कप चाय। रेनू सबको चाय बना कर देती है, लेकिन जैसे ही सोमनाथ चाय पीते हैं तो वो चाय मुंह से निकाल देते हैं। क्या हुआ जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय तो अच्छी है लेकिन बहुत मीठी है। रेनू, तुम्हें पता है ना इन्हें डायबिटीज है, फिर भी मीठी चाय बना दी। मैं सबके लिए एक साथ ही चाय बना रही थी ना माँ जी, तो पापा जी के लिए भी बना दी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है रेनू? ढंग से काम क्यों नहीं करती? विनीता, जब रेनू सबके लिए चाय बना रही थी तो तुम रसोई में जाकर पापा जी के लिए चाय नहीं बना सकती थी? करती क्या रहती हो तुम सारा दिन? और कोमल, तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगी है, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। जाओ पापा जी के लिए दूसरी चाय बना कर लाओ। कोमल अपने ससुर के लिए चाय बनाने चली जाती है।
और चाय बनाते हुए सोचती है, विनीता दीदी और रेनू दीदी की वजह से मुझे भी सबकी बातें सुननी पड़ती है। पता नहीं कब जाकर घुस जाती है रसोई में। रात का सारा खाना मैं बनाऊंगी और किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। आज रात को रसोई मेरे हाथों में रहेगी। अब कोमल रात के खाने की तैयारी करने लगती है। वो सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हर बार की तरह उससे भी एक गलती हो ही जाती है। तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन तुम्हें पता है ना रात को मैं बहुत हल्का खाना खाता हूँ। अब सॉरी कुणाल जी, मैं घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाने के चक्कर में ये बात तो भूल ही गई। बहू, तुम्हारा पति इतने दिनों के बाद घर आया है और तुम उसके लिए खाना बनाना ही भूल गई। तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। रेनू, जब कोमल खाना बना रही थी तब तुम क्या कर रही थी? तुमने कसम खा ली है क्या कि तुम कोई काम करोगी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोमल ने मुझे बताया ही नहीं कि वो खाना बना रही है, नहीं तो मैं उसकी मदद करवा देती। और विनीता, तुम क्या कर रही थी? तुम नहीं बना सकती थी कुणाल के लिए खाना? मैं बना तो देती, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कुणाल क्या खाता है। अरे तो पूछ लेती ना विनीता, इसी घर में रहता है कुणाल। जाओ अब कुछ हल्का फुल्का बना दो इनके लिए। तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक है, कोई काम ढंग से नहीं करती। माँ, आप कैसे झेल रही हो इन तीनों को? हाँ माँ, तीनों मिलकर एक घर नहीं संभाल पा रही है। कभी कोई कमी छोड़ देती है तो कभी कोई कमी। माँ, आपने ही बिगाड़ा है तीनों को। मैं देख रहा हूँ आप और मौसी जी इनके साथ मिलकर कितना काम करवाती हैं। माँ, अब आप इनके साथ मिलकर कोई काम नहीं कराएंगी। इन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब इसी तरह तीनों बहुएं अकेले ही सबका काम करने की कोशिश करती है और काम गलत होने पर तीनों को ही डांट खानी पड़ती है। छोटी सी छोटी गलती होने पर पति तो तीनों को सुनाते ही साथ में उन्हें उनकी मौसी जी और सास ससुर की भी सुननी पड़ती है। एक दिन तीनों बहुएं बात कर रही थी। हम कितना भी काम कर लें, लेकिन आखिर में सब हमें सुनाते ही है। मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। सारे घर वाले कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कुणाल जी मुझे डांटते ना तो बहुत दुख होता है। हाय हाय कोमल, कितनी ढीठ हो तुम। घर वाले तुम्हें इतना सुनाते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कोई? दीदी, आप ना जले पर नमक मत डालो। फर्क पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता। पर कुणाल जी ना कुछ भी बोले तो उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। विनीता दीदी, हम अगर मिलकर काम करें, नाश्ता, लंच और डिनर मिलकर बनाएं, तो हम सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रख पाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी हमसे। हाँ रेनू दीदी, आप ठीक कह रही हो। अब से हम ऐसा ही करेंगे। अकेले अकेले सबका ध्यान रखने के चक्कर में हम रसोई में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए क्या बनाएं। माना कि हम तीनों बहुओं की रसोई एक है और घर में लोग ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ? हम सभी घर वालों को दिखा देंगे कि हम सबका ख्याल रख सकते हैं और रसोई भी अच्छे से संभाल सकते हैं, वो भी लड़े बिना। अब तीनों बहुएं कमर कस लेती हैं। वो रसोई में एक साथ ही जाती हैं और एक साथ ही सबके लिए खाना बनाती। उस दिन के बाद से तीनों बहुओं को किसी ने भी डांट नहीं लगाई। उधर सरोज जी भी हैरान कि बहुएं हमेशा किचन में एक साथ रहती हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की तो कोई आवाज़ ही नहीं आती। क्या सरोज जी की बहुएं सच में सुधर गई हैं या आगे कोई और खेल होने वाला है? कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। लालचंद त्रिपाठी अपनी बेटी कुसुम के लिए वर तलाश कर रहे थे। वैसे तो लालचंद जी बड़े खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी बार बार घर पर लड़के वालों को बुलाकर बिटिया का तमाशा बनवाना उन्हें कुछ उचित नहीं लगता था। इसलिए जब गांधी चौक में रहने वाले सूर्यकांत के यहाँ से उनकी बिटिया के लिए रिश्ता आया, तो उन्होंने लड़के वालों को अपने घर पर बुलाने की जगह बाहर रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड किया। देखिए भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए, लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार हम आपके घर आना चाहेंगे। ऐसे घर परिवार देखे बिना तो रिश्ते तय नहीं किए जा सकते ना। जी जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप लोग कल ही अपनी बिटिया के साथ हमारे यहाँ पधारिए। और भाई, बिटिया दे रहे हैं आप अपनी, आपको पूरा अधिकार है सब कुछ देख समझ कर तय करने का। सूर्यकांत जी के निमंत्रण के बाद अगले ही दिन लालचंद अपनी बेटी और पत्नी को लेकर उनके यहाँ पहुँच गए थे। देख रहे हैं जी,
कितना बढ़िया बना रखा है 3 मंजिला घर। सच में कुसुम तो बड़ी किस्मत वाली है बेटा, खूब राज करना यहाँ। बाहर से किसी राजमहल सा सुंदर दिखने वाला त्रिपाठी निवास अंदर पहुंचते ही कुछ और ही कहानी कहने लगा था। दरवाजे से अंदर जाने पर एक बड़ा सा हॉल था जो किचन और बाकी कमरों से भी कनेक्ट होता था। हॉल में अंदर एक पुराना सा सोफा पड़ा हुआ था और जगह जगह से दीवारों से प्लास्टर पपड़ी बनकर फूला हुआ था। अरे बेटा, ये कहाँ आ गए हम? बाहर से देखने में तो लग रहा था कोई राजमहल है, अंदर की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी बुरी है। मैं ऐसे टूटे फूटे घर में अपनी बिटिया की शादी नहीं करने वाला। अरे पापा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं ना। कुछ देर तक औपचारिक बातें करने के बाद लालचंद जी और उनकी बेटी कुसुम को दीपक काफी पसंद आ गया था। वैसे लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद आया है, पर इनके घर की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। लालचंद धीमी आवाज में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे कि तभी टेबल पर रखी चाय और नाश्ते में ऊपर से पपड़ी बनकर चूना गिर पड़ता है। अरे रे रे, ये क्या हुआ? सारा चाय नाश्ता बर्बाद हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें बर्बाद होने वाली क्या बात है? हमारे चाय नाश्ते में तो रोज ही चूना गिर जाता है। अरे अब आखिर कितने दिन तक खाने की बर्बादी करेंगे? हम लोग तो ऐसे ही झाड़ कर खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अरे बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये चूना है, कोई मिल्क पाउडर नहीं है जिसे झाड़ कर आप लोग खा लेंगे। आपको समझ में भी आ रहा है ये सब कितना खतरनाक है? नहीं नहीं, मुझे इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। कल को आप लोग मेरी कुसुम को भी यही चूने वाला खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे। अरे बड़े नाज से पाल कर बड़ा किया है मैंने उसे। अरे नहीं नहीं पापा जी, अब नाराज मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉल की मरम्मत हम लोग कराने ही वाले हैं, बस कुछ अड़चन की वजह से काम रुका हुआ है। शादी से पहले हम लोग हॉल की पूरी मरम्मत करवा देंगे। हॉल को छोड़िए, चलिए मैं आपको अपना घर दिखा लाता हूँ। बस हॉल में ही थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी पूरा घर हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दीपक के बार बार कहने पर लालचंद जी बाकी का घर देखने के लिए दीपक के साथ चल पड़ते हैं। दीपक एक एक करके उनको घर के सारे कमरे दिखाता जा रहा था। बेटा मानना पड़ेगा, घर तो वाकई काबिले तारीफ है आपका। फॉल सीलिंग, वेलवेट पेंट, वुडन वर्क सब कराया हुआ है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जब पूरा घर इतना मेंटेन्ड है तो हॉल की हालत ऐसी क्यों कर रखी है भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है उससे आपकी? अरे पापा जी, वो क्या है ना कि सबने अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपने अपने कमरे तैयार करवा लिए, लेकिन हॉल में कोई ज्यादा बैठता नहीं ना, इसलिए उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, शादी से पहले ये हॉल एकदम चकाचक हो जाएगा। कुछ देर के बाद लालचंद वापस अपने घर को जाते हैं। पापा, मुझे दीपक काफी समझदार और फ्रेंडली लगे, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप हाँ कर दीजिए ना। अरे बेटा, मुझे तो लीचड़ लग रहे हैं ये लोग। अरे हॉल ही तो घर की शान होती है। गरीब आदमी भी अपने घर के हॉल को अपनी हैसियत के अनुसार सजा कर रखता है, और इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी ना होने पर भी बैठक की ऐसी हालत बनाकर रखी हुई थी। अरे पापा, बैठक का चूना देखकर रिश्ते पक्के होंगे या लड़की का चरित्र? मुझे दीपक अच्छा लगा, आप बात पक्की कर दीजिए बस। बेटी के कहने पर ना चाहते हुए भी लालचंद दीपक के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी में बस कुछ ही दिन का समय है, जल्दी से इस हॉल का काम खत्म करवा देते माँ। मैं आज ही 2 मिस्त्री भेजूंगा, आप उनसे पूरे काम का एस्टीमेट ले लेना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले लूंगी। कुछ देर बाद 2 मिस्त्री आते हैं और पूरे कमरे में घूमकर अच्छे से उसका मुआयना कर लेते हैं। आंटी जी, बड़ी हालत खराब है आपके कमरे की। कितने साल से पेंट नहीं करा है इसमें, और पूरा प्लास्टर फूल गया है। पहले इसका ये पुराना प्लास्टर गिराएंगे, फिर नया प्लास्टर लगाकर आपकी दीवारें और छत तैयार करेंगे। सीलन भी है दीवारों में, इसलिए इस पर सीलन रोकने वाला वार्निश करके प्राइमर का 2 कोट होगा। 2 कोट पीओपी और फिर 2 कोट पेंट। हफ्ते भर का काम है। हमारी मजदूरी मिलाकर इसमें कम से कम 50,000 का खर्चा आएगा। क्या कहा? 50,000? अरे अभी तो तू 50,000 बता रहा है, एक बार काम छिड़ जाए तो तुम लोग 2 गुने पैसे लगवा देते हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम लोगों की आदत है? ना ना ना, मैं किसी हालत में इतने पैसे इस हॉल में काम करने के लिए नहीं खर्च करने वाली। जैसा है वैसा ही ठीक है, तू जा, मुझे कोई काम नहीं करवाना। शाम के समय माँ, मैंने मिस्त्री भेजा था, क्या बताया उसने? कल से काम करने के लिए आ रहा है ना? अरे भगा दिया उसको मैंने। 50,000 का खर्चा बता रहा है इस जरा से कमरे में। और इन मिस्त्रियों की ना आदत मैं खूब जानती हूँ। अभी 50,000 बता रहा है, एक बार काम शुरू हो गया तो 36 तरह के और खर्चे बताएंगे। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस हॉल में पैसा लगाने की। अरे माँ, इस हॉल की हालत तो देख लो। मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा है आपके इस चूने वाले हॉल की वजह से। कम से कम अब तो इसकी हालत सुधारने दो।
शादी में 4 मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे कहने दे जिसको जो कहना है, कोई हमें पैसे थोड़ी ना दे जाएगा। जितना रुपया इस कमरे में मैं लगाऊंगी इतने में तेरी बीवी के कपड़े आ जाएंगे। और मुझे ये बता, इस हॉल में बैठता कौन है? तू पूरा दिन लैपटॉप लेकर अपने कमरे में पड़ा रहता है। तेरे बाबूजी को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। और बची मैं या तो अपने कमरे में माला जपती हूँ या सत्संग में निकल जाती हूँ। इस हॉल में बैठने वाला है कौन जिसके लिए मैं लाख रुपए का खर्च करूं? दीपक अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माँ के तर्कों के आगे उसकी एक नहीं चलती और हॉल वैसा का वैसा ही रह जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी के बाद कुसुम दीपक के घर आ जाती है। दीपक, आपने तो वादा किया था ना, शादी होने तक आप इस कमरे का हुलिया सुधरवा देंगे, लेकिन अभी भी ये तो वैसे ही बुरे हाल में दिखाई दे रहा है। अरे यार क्या बताऊं, मम्मी है ना अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। उनको ऐसा लगता है कि हॉल को ठीक करने में पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी है, क्योंकि हॉल में कोई बैठता नहीं है। ये क्या बात हुई दीपक? हॉल कोई सोने के लिए थोड़ी ना होता है। अरे कोई मेहमान घर में आते हैं तो उसे हॉल में सोफे पर ही तो बिठाया जाता है, अपने बेडरूम में थोड़ी ना ले जाएंगे। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ कुसुम, लेकिन तुम भी समझती हो ना कि बड़े बूढ़ों को समझाना मतलब अपना सर दीवार में मारना। अरे उनके पास हर बात का जवाब है। क्या करूं माँ, मेरी बात समझ ही नहीं रही। अरे कुसुम बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, अच्छे से लाली लिपस्टिक सब लगाना। हाँ, मैं चाहती हूँ जब मुंह दिखाए में पड़ोस की औरतें तुम्हें देखे तो उनका मुंह खुला रह जाए। सास के कहने पर कुसुम खूब अच्छे से मेकअप करके बढ़िया भारी भरकम साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और आकर हॉल में बैठ जाती है। अरे कृष्णा बहन, इतना गज भर का घूंघट कर रखा है, बहू का मुंह तो दिखाओ। अरे देखो भाई, आज के दिन बहू का मुंह देखने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, तो बारी बारी से घूंघट उठाकर मुंह देखते जाओ और शगुन का लिफाफा थमाती जाओ। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं ही बहू का घूंघट उठा देती हूँ। पड़ोसन जाकर जैसे ही कुसुम का घूंघट उठाती है, छत पर से चूने की एक बड़ी सी पपड़ी जाकर उसके सर पर गिर जाती है और उसका बाल से लेकर पूरा मुंह सब सफेद हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे कृष्णा, बहू का मेकअप कराने का ये कोई नया तरीका आया है क्या? एयर ब्रश मेकअप के बाद अब ये नया मेकअप आया लगता है, चूना पपड़ी मेकअप। देखो तो कैसे रूप निखर गया है दुल्हन का मेकअप के बाद। मुंह दिखाई के प्रोग्राम का तो सत्यानाश हो गया था। नई बहू का मुंह देखने की बजाय सारी औरतें अब कुसुम को देखकर ठहाके लगा लगा कर हंस रही थी, जिसे देखकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो उठकर अपने कमरे में आ जाती है। दीपक, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें आज पहले दिन मेरा इतना अपमान करवा कर? तुम्हें पता भी है पूरे मोहल्ले की औरतें मुंह दबा दबा कर मेरे ऊपर हंस रही थी। अरे आज तक दुनिया की कौन सी बहू की मुंह दिखाई इस तरह से हुई होगी? मुंह दिखाई में तो लोग बहू की तारीफ की कसीदे पढ़ते और यहाँ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इतनी अच्छी याद दी है ना आपने मुझे, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, इस घर में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे गुस्सा छोड़ दो ना, कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना किसी ने। शादी के 1 सप्ताह बाद। अरे यार, अपनी पोस्ट वेडिंग पार्टी कब दे रही है? ये पोस्ट वेडिंग पार्टी क्या चीज होती है? पोस्ट वेडिंग पार्टी मतलब शादी के बाद की दावत। अरे शादी में तो सभी लोग दावत देते हैं, शादी के बाद भी तो कभी अपने घर बुलाकर दोस्तों को चाय नाश्ता कराना चाहिए कि नहीं? अरे तो सीधा सीधा बोलना, मेरा ससुराल देखने का मन है तेरा। अच्छा ठीक है, सारे दोस्तों को लेकर कल तुम मेरे यहाँ आ जाना, वहीं तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी पोस्ट वेडिंग पार्टी। अब तो खुश ना? बहुत खुश, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। अरे इस कीर्ति से वादा तो कर दिया यहाँ बुलाने का, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने हॉल के दर्शन कर लिए तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा करूँगी, हॉल की एंट्री में ही पर्दा लगा देती हूँ ताकि जो भी आए उसे हॉल दिखाई ना पड़े, और फिर मैं उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन जब कुसुम की सहेलियां आती हैं तो वो उन्हें सीधा अपने कमरे में ले जाती है और उनको वहां बैठने के लिए कहकर चाय नाश्ता लगाने के लिए रसोई में चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर कुसुम कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी सहेलियां बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अरे तुम यहाँ सोने आई हो क्या? उठकर बैठो ना। अरे यार, अब तो बेडरूम में बुलाएगी तो इंसान क्या करेगा? बेडरूम तो सोने के लिए होता है ना। तुम्हारे यहाँ मेहमानों को बेडरूम में ही बैठाते हैं क्या? यहाँ का ड्राइंग रूम कहाँ है? उसका किस काम के लिए इस्तेमाल करते हो भाई? अरे यार, जरूर वहाँ सोने जाते होंगे ये लोग, बड़े लोगों की ना बड़ी पसंद होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ड्राइंग रूम है लेकिन वहाँ काम चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आई। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, पापा जी आइए, खाना खा लीजिए।
तू थाली में परोस दे बेटा, हम आ ही रहे हैं। कुसुम सास ससुर और पति का खाना थाली में परोसने के बाद रसोई में पानी लेने के लिए चली जाती है। कुछ मिनट के बाद जैसे ही वो टेबल के पास आती है तो देखती है कि टेबल पर रखे खाने में छत से टूटकर प्लास्टर गिर गया है। मैंने पूरे 2 घंटे तक रसोई में खड़े होकर खाना बनाया था, सब बर्बाद हो गया। अब क्या मैं फिर से खाना बनाऊं, या आज भी आप वही कहेंगी मम्मी जी की झाड़ कर खा लेते हैं, बस बहुत हो गया। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब इस छत से चूना झड़ता रहता है, और आज तो पूरा का पूरा प्लास्टर ही नीचे गिर पड़ा है। कल को जब हमारे सर पर छत गिर पड़ेगी ना, तब भी आप लोग नहीं सुधरेंगे। मेहमान हो या रिश्तेदार, सबके सामने हमें मजाक बनना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले में कूड़ा लेने के लिए आने वाला भी हमारे कमरे को देखकर मुंह दबाकर हंसता है। ठीक है, अब रहिए आराम से इस गिरते चूने के साथ, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकने वाली। गुस्से में पांव पटकती कुसुम अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करने लगती है। अरे बेटा, इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? तुझे दोबारा खाना नहीं बनाना तो मत बना, मैं बना देती हूँ ना, लेकिन इसमें घर छोड़ने जैसी क्या बात हो गई? मम्मी जी, आपको बस यही समझ में आया है कि मैं दोबारा खाना न बनाना पड़े, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी, गलती मेरी ही है जो मैंने दीपक की बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुसुम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसे अचानक तू यहाँ? दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? कोई नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। और कुछ पूछना है आपको या अब मैं चैन से सांस लूँ? हैं? क्या बकवास कर रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू घर छोड़कर यहाँ चली आई? पापा ठीक कहते थे माँ, जिस छड़ते चूने को मैंने छोटी सी बात समझकर टाल दिया था, आज वो मेरे गले की हड्डी बन गया है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं। कभी नहा धोकर आकर बैठो तो सर पर चूना गिर पड़ता है और मुझे फिर से बाल धोने पड़ते हैं। तो कभी मेहमानों की चाय में ऊपर से प्लास्टर के टुकड़े गिर पड़ते हैं। मेहमानों के ऊपर चूना ना गिरने लगे, इस डर से मुझे सबको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठाना पड़ता है। आज तो सबके लिए परोसे हुए खाने में ऊपर से प्लास्टर टूटकर गिर गया। बस बहुत हो गया, अब या तो दीपक हॉल की हालत ठीक कराए या मुझे भूल जाए। अरे बेटा, ससुराल के चूने के लिए शादी तोड़कर कोई आता है क्या? चल तू आराम से चाय पी ले और दिमाग ठंडा कर ले, उसके बाद तेरे पापा तुझे वापस छोड़कर आ जाएंगे। अरे मम्मी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर वो लोग उस हॉल की मरम्मत नहीं कराएंगे तो मैं भी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। कुछ देर में दीपक तक ये खबर पहुंच जाती है कि कुसुम घर छोड़कर अपने मायके चली गई है और वो उसे समझाने के लिए मायके जाता है। अरे यार कुसुम, ये क्या बात हुई? मैंने वादा किया था ना कि मैं हॉल ठीक करा दूंगा, फिर तुम्हें घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? आप तो बस रहनी तो दीपक, आपकी बातों पर ही भरोसा करके मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और अब तो शादी को 3 महीने हो गए हैं। आप रोज आज कल परसों कहकर बात को टालते रहते हो और रिपेयरिंग का काम शुरू भी नहीं करा रहे हो। अरे मैं 24 घंटे बेडरूम में नहीं बैठ सकती यार, मेरा मन करता है थोड़ी देर हॉल में बैठकर टीवी देखूं, थोड़ा मूड चेंज करूं, लेकिन हमें तो काले पानी की सजा हुई है ना, हम तो कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, और अगर गलती से निकल जाओ तो यही डर लगा रहता है कि जाने कब और कहां से सर पर चूना और सीमेंट टपक पड़े। लगता है अब की बार को समय ऐसे मानने वाली नहीं है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर किसी को पता चल गया कि इस झड़ते चूने के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अब चाहे माँ नाराज हो या घर सर पर उठाया, मैं हॉल रिपेयर करा कर ही रहूंगा। माँ, मेरी मिस्त्री से बात हो गई है, वुडन वर्क और फॉल सीलिंग मिलाकर 1 लाख में बात तय हो गई है। 10 दिन में सब काम हो जाएगा। और हाँ प्लीज, अब भगवान के लिए पैसों का रोना शुरू मत कर देना, जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, बस अब ये काम हो जाने दो। कुसुम का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र एकदम सही निशाने पर लगा था। हॉल की रिपेयरिंग अगले दिन से ही शुरू हो जाती है और 10 दिनों के अंदर चूना ससुराल से बाहर हो गया था और बहुरानी अंदर।